यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। टॉपिक आपके सामने हमने रख रखा है द पंजाब ऑफ द रंजीत सिंह एंड एंग्लो सिख वार। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। पूरी क्लास आप जम के पढ़िएगा। सारी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, चाहे पीजीटी दे रहे हो, या इतिहास के नेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, या यूपीएससी आरआरबी किसी परीक्षाओं में दे रहे हो, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान हो कि हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। तो आपके सामने हम उपस्थित हैं लेकर के पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह एंड एंग्लो सिख वार। तो आज का स्पेशली जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो सिख वार पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है एंग्लो सिख वार पर, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है, ये देखिए कि 1843 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1843 ईस्वी में रणजीत सिंह की जब कुल 4 शासक गद्दी पर बैठे, 4 शासक गद्दी पर बैठे। वो कौन कौन? तो रणजीत सिंह के बाद बैठा खड़क सिंह, उसके बाद बैठा नौनिहाल सिंह, उसके बाद बैठा शेर सिंह, और सबसे लास्ट में बैठा है दलीप सिंह। ये 4 शासक रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। रणजीत सिंह जब मरा तो उसके पहले उसने अपनी सिख साम्राज्य को बहुत दूर तक, उसके साम्राज्य की पताका बहुत दूर तक फैलाती थी। इसकी उपलब्धि एक ये है। दूसरी उपलब्धि ये है कि अंग्रेजों को, इस पर ध्यान दें, अंग्रेजों को अपने साम्राज्य से अलग रखा। मतलब अंग्रेजों के हस्तक्षेप को अपने साम्राज्य में नहीं होने दिया। और इसके पहले जो हमने पढ़ा कि अमृतसर की संधि जो हमने पढ़ा है, उस संधि के तहत यही था कि सतलज नदी, आप पिछले वाली वीडियो देखिएगा, इसको वहाँ मैं बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर टॉपिक को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। सतलज नदी के पश्चिम रणजीत सिंह का इलाका और सतलज नदी के पूरब अंग्रेजों का इलाका था। ठीक है, उसके पास संसार की सबसे अच्छी फौज थी। दूसरी बात, उसके पास संसार की सबसे अच्छी फौज थी। और एक अंग्रेज जिसका नाम है ऑकलैंड ने यही कहा कि रणजीत सिंह के पास, आप पूरी बात लिखेंगे, रणजीत सिंह के पास संसार की सबसे अच्छी सेना या फौज थी। ठीक है, रणजीत सिंह की तुलना एक अंग्रेज जिसका नाम है विक्टर जमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया। ठीक, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दरबारी गुटबंदी का प्रभाव पड़ा। और दरबारी गुटबंदी में मैंने आपको बता रखा है कि संधवालिया गुट और डोगरा गुट के बीच, यह होड़ लगी होती थी कि किसको अपने फेवर में हम गद्दी पर बैठाएं। तो इस प्रकार कुल 4, रणजीत सिंह के बाद कुल 4 राजा बने। और जो अंतिम राजा था वह था दलीप सिंह। दलीप सिंह यह अल्पवयस्क था। अतः इसकी संरक्षिका बनी इसकी माँ रानी जिंदन। ठीक,
कमांडर सैन्य अधिकारी बना तेजा सिंह और वजीर बना लाल सिंह। ठीक, अब देखिए, लाल सिंह रानी जिंदन का प्रेमी था। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब हम पढ़ेंगे, यहां हमारा टॉपिक होगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। तो पहले हम जाने ये क्यों हुआ, पहले हम इस पर चर्चा कर लें कि प्रथम आंग्ल सिख वार क्यों हुआ, ये देख लेते हैं। तो पहली बात ध्यान दें, यहाँ और जो हमको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि पहले तो क्यों हुआ। तो इसमें दो कारण। पहला कारण ये था कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो सेना थी, सेना मतलब खालसा सेना थी, वो ध्यान सुनिए, क्यों हुआ इस पर चर्चा हो रही है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो खालसा सेना थी वह नियंत्रण से मुक्त हो गई। जब यह नियंत्रण से मुक्त हो गई तो अधिक से छुटपुट लड़ाइयाँ या गोरिल्ला युद्ध ये करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। खुद सैनिक, खालसा सैनिक गोरिल्ला युद्ध करते थे। दूसरा कारण था, इस समय जो अंग्रेज गवर्नर बनकर आया था वह था लॉर्ड हार्डिंग। जो गवर्नर बनकर आया था वह लॉर्ड हार्डिंग, यह एक प्रख्यात सैनिक था। और इसने क्या किया कि फिरोजपुर, यह स्थान देखें दोस्तों, फिरोजपुर नामक स्थान पर, फिरोजपुर स्थान नामक स्थान पर मतलब सतलज नदी के पूरब, सतलज नदी के पूरब ये एक स्थान है फिरोजपुर। यहाँ पर अपनी सेना इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आज के कंडीशन से मैं आपको दिखाऊं कि भारत और चीन के संबंध बड़े तनावपूर्ण हैं, तो चीन भी अपनी सेना को पेंगांग वाले हिल पर जाकर के अपनी भी सेना को इकट्ठा कर रहा है और भारत भी कर रहा है। भारत की भी सेना के वहाँ पर बेस कैंप बना दिए गए हैं, वहाँ पर सैनिकों के खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक कुछ ऐसा ही उस समय फिरोजपुर नामक स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि हार्डिंग को यह पता था कि दरबारी गुटबंदियों के कारण सिख जो मतलब नेता है, लीडर है, जैसे आप ऐसा समझिए कि 1857 के विद्रोह की मैं बात करूं कि 1857 के विद्रोह में बहुत योग्य सैनिक और सेनापति थे। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, टट्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, बहुत मतलब एक नंबर के सेनापति थे। लेकिन एक कुशल लीडर नहीं था। बहादुर शाह जफर कुछ नहीं। ठीक, जस्ट लाइक यहाँ भी था। जो खालसा सेना थी ये तो बहुत अच्छी थी, वही रणजीत सिंह के ज़माने की ही फौज थी, लेकिन जो लीडर था यह कमज़ोर अल्पवयस्क था। और शासन का कार्य कौन देख रहा था? रानी जिंदन, तेजा सिंह और लाल सिंह, ये देख रहे थे। अब देखिए, कभी भी किसी भी राज्य के पराजित होने में, आप इतिहास की हर लाइन को उठाकर देखिए, इतिहास की लाइनों में कि आपको विश्वासघात ही मिलेगा। सिराजुद्दौला के हारने का सबसे बड़ा कारण मीर जाफर का विश्वासघात। और यहां भी आप देखोगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों के हारने का सबसे बड़ा कारण यही लाल सिंह और तेजा सिंह। आगे देखिए दोस्तों, ऐसा बोलने एक बार आवाज़ थोड़ी कड़ी हो जाती है, क्योंकि ये विश्वासघाती जहाँ भी रहेंगे, जयचंद्र जी टाइप के लोग रहेंगे, वो समाज को, देश को तोड़ने का कार्य करेंगे। चाहे वो इतिहास में घटनाएं घटी हों, चाहे आज वर्तमान परिस्थितियों में जो घटनाएं घट रही हैं, आप अगर मूल्यांकन करो तो आपको लगेगा किसी भी देश की नीतियों में जब
जब जो है किसी अन्य की दखलंदाजी होती है, सेंध लगती है, विश्वासघात करता है, तो तभी वह देश टूटता है। जैसे आज भी अब वर्तमान समय में भारत और चीन को लेकर तनाव है, और अभी तत्कालीन रक्षा मंत्री ने सदन के सामने चीन के सारी बातों को रखा कि कब चीन ने भारत उस टॉपिक पर, गलवान के मुद्दे पर, वहाँ पर जाकर के उसने जो है आक्रमण करने की नीति अपनाई, लेकिन भारत के सैनिकों ने, भारत की फ़ौज ने उसका करारा जवाब दिया। लेकिन कुछ एक ऐसे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं एकेडमिक के मंच पर पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे नेता हैं जो क्या करते हैं कि वो कुछ और बातों को बताने के चक्कर में पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ और चक्कर में बताने में पड़े होते हैं, वो उनको कुछ और मामला दिखने लगता है। जहाँ देश को एकजुट होने की ज़रूरत होती है, यहाँ विश्वासघात करते हैं। हम अपने टॉपिक पर आएँ। टॉपिक हमारा यही है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ। तो पहला, यह सेना जो तो नियंत्रण से मुक्त हो गई थी और अपनी आय के लिए गुरिल्ला वार करते थे। दूसरा, लॉर्ड हार्डिंग ने फिरोजपुर में के सामने फिरोजपुर में अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और इस चीज़ को खालसा सेना ने बखूबी समझा। बहुत ध्यान से सुने, खालसा सेना ने बखूबी समझा, और वो इस बात को समझ गए थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने पहले बंगाल को अपने अधीन किया, मैसूर हैदर अली पर कैसे उसको तोड़कर अपने अधीन किया। तो सिख जो है अंग्रेज़ों की नीतियों से, अंग्रेज़ों के खुरापात से परिचित थे। अतः सिख सेना भी अब सतलज नदी के पूरब आने शुरू हो गई। इसी समय लॉर्ड हार्डिंग ने तेजा सिंह और लाल सिंह को युद्ध करने के लिए उकसाया। बात ध्यान सुने, क्यों उकसाया, इस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिए। बात ये है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि विश्वासघात किस तरह से हुआ ये देखिए। पहले हम एक हेडिंग भी दे लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, ठीक है। देखिए, एक कारण तो मैंने बता दिया, खालसा सेना नियंत्रण मुक्त हो गई। दूसरा मैंने बता दिया, लॉर्ड हार्डिंग फिरोजपुर में सेना इकट्ठा शुरू कर दिया। तीसरी बात जो हो गई वो ये है, लॉर्ड हार्डिंग ने फिरोजपुर में सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तीसरी बात ये है, हार्डिंग हो गया नंबर तीसरा, हार्डिंग ने तेजा सिंह और लाल सिंह को उकसाया। तेजा सिंह और लाल सिंह को युद्ध करने के लिए उकसाया। और अगली बात, रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा, ये क्या है, इन तीनों को मैं बता दिया हूं। ये देखिए, रानी जिंदन ने, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा। रानी जिंदन ने यह महसूस किया, अगर अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, बहुत ध्यान सुने, अंग्रेजों से साथ युद्ध होता है, अगर खालसा सेना जीतती है, इसकी सोच देखिए कितनी गंदी थी। अगर खालसा सेना जीतती है, मतलब वो कहते हैं ना कि चित्त भी मट पट मेरी और पट भी मेरी, इस सोच से चल रही थी कि अगर खालसा सेना जीतती है तो हमें एक नया प्रदेश मिलेगा, और अगर नहीं जीतती है तब खालसा सेना का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, इन्हीं कारणों से रानी जिंदन ने अंग्रेजों के ऊपर, ये सोचकर
रानी जिंदल ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अब ये जो युद्ध जो है, अब अंग्रेजों और सिखों के बीच जो है 4 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ मुदक्की में हुआ, जो युद्ध हुए, पहला जो युद्ध हुआ वो मुदक्की में हुआ 18 सितंबर 1845। पहला जो युद्ध हुआ मुदक्की में हुआ। दूसरा जो युद्ध हुआ वह फिरोज शाह में हुआ। फिरोज शाह ये है 21 दिसंबर 1845। तीसरा युद्ध, पहला मुदक्की, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा बद्दोवाल। ये जो 4 युद्ध हुए ये अनिर्णायक रहे। ये 4 जो युद्ध रहे यह अनिर्णायक रहे। अंग्रेजों को सफलता शबराव के युद्ध में हुआ। अंग्रेजों, अगला जो युद्ध हुआ 5वां, आप यहाँ कह सकते हो 5वां युद्ध अंग्रेजों को सफलता, आगे लिखेंगे, अंग्रेजों को सफलता शबराव के युद्ध में हुई जो 10 फरवरी 1846 में हुई, जो 10 फरवरी 1846 में हुई। ठीक है, तो लाइन आप क्या लिख लेंगे? आप ये लिख लेंगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। आप लिखेंगे, आप अगर समझ चुके हो तो लिखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। रानी जिंदन की यह सोच थी कि अगर खालसा सेना जीतती है तो उसको एक नया प्रदेश मिलेगा, अगर नहीं जीतती है तो खालसा सेना का मान मर्दन होगा। ठीक, परिणाम ये हुआ कि जिंदन ने सिखों को युद्ध की आग में धकेल दिया और इसके लिए लॉर्ड हार्डिंग पहले से तैयार था। उसने अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसने यह बहाना बनाया कि सिख जो है ये दरबारी गुटबंदी के कारण अनियंत्रित हो गए हैं, क्योंकि अमृतसर की संधि हुई थी जिसमें अंग्रेज और सिख दोस्त थे। लेकिन अंग्रेज ना तो कभी किसी के दोस्त रहे ना ही किसी के दुश्मन रहे। जब वक्त पड़ा तो दोस्त बने और जब वक्त नहीं पड़ा तो दुश्मन बन गए। लाभ के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। जब एक मजबूत सत्ता खत्म हुई सिख साम्राज्य से रणजीत सिंह के समाप्त होने के बाद, तब हार्डिंग ने सिख साम्राज्य को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। और इस पर एक बहुत कमेंटिंग बताता हूँ। ऑसबर्न नामक एक अंग्रेज ने कहा कि जब बड़े बड़े ऊँटों को हमने जीत लिया तो ये छोटी छोटी चींटियाँ हमारा क्या बिगाड़ेंगी। मतलब यह सोच के आए थे कि हमको अपना साम्राज्य बढ़ाना है। तब आप लिख लेंगे रानी जिंदन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। अतः अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ। शुरुआती 4 युद्धों में मुदक्की, फिरोज शाह, बद्दोवाल और अहिलवाल, मुदक्की, फिरोज शाह, बद्दोवाल और अहिलवाल, इन 4 युद्ध जो सिखों के साथ हुए वह अनिर्णायक रहे। उसमें कोई सफलता नहीं मिली अंग्रेजों को। लेकिन जो 5वां युद्ध था यह निर्णायक हुआ। जो 5वां युद्ध सबराव का, आप लिखेंगे 5वां युद्ध सबराव का युद्ध, वो निर्णायक हुआ। और इस युद्ध में सिखों की हार हुई। इस युद्ध में सिखों की हार हुई और इस हार का कारण वही जो भेड़िए बैठे हैं, इस हार का कारण था यही लाल सिंह और तेजा सिंह का विश्वासघात। लाल सिंह और तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण सबराव के युद्ध में सिखों की हार हुई। जब सिखों की हार हुई तो मजबूरन सिखों को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी जिसको लाहौर की संधि कहा गया। सबराव के युद्ध की हार के बाद सिखों को अंग्रेज़ों के साथ लाहौर की संधि करनी पड़ी और लाहौर की संधि है 9 मार्च 1846।
9 मार्च 1846। ठीक, इस संधि में क्या था ये देखिए। नंबर 1 लिखते चलेंगे इसको। राजा सतलज नदी के पार के समतल इलाके पर अपना अधिकार छोड़ देगा, अपना अधिकार छोड़ देगा। दूसरा, सतलज और ब्यास नदी पर बने दुर्गों पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। ठीक, तीसरी बात, लाहौर की संधि की बात। तीसरी बात, अंग्रेजों ने 1 करोड़ के बदले, अंग्रेजों ने 1 करोड़ धन के बदले ध्यान सिंह को कश्मीर बेच दिया। और नंबर 4, हेनरी लॉरेंस की दरबार में रेजिडेंट, यही इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेंगे, रेजिडेंट के रूप में नियुक्ति हुई, रेजिडेंट के रूप में नियुक्ति हुई। ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक, ये तो युद्ध आपने पढ़ लिया होगा। इसके अलावा इस संधि में शर्तों में था कि इस युद्ध में जो खर्च हुआ है, इस युद्ध में जो खर्च हुआ है वो सारा जुर्माना अंग्रेज ने सिखों से वसूला। अंग्रेजों की यही बहुत बड़ी क्वालिटी थी मित्रों, अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। क्वालिटी ये थी कि अगर वो किसी युद्ध में हारते थे तो वो हाथ जोड़कर राजा से नेगोशिएशन करते थे, छोटी सी कम से कम हर जाने पर नेगोशिएशन करते थे। अगर जीतते थे तब तो अपने मन माफिक चीज़ों को लेते थे। जीत गए तो युद्ध का सारा खर्चा, उसके अलावा हर्जाना, उसके अलावा वसूली, बहुत कुछ लेते थे। अगर हारते हैं सपोज दैट, तो वो हाथ बिनती जोड़कर कुछ ही नेगोशिएशन करके, बार्गेनिंग करके अपना काम चलाते थे। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी चालाकी थी। यहाँ तक हो गया। तो ये जो लाहौर की संधि हुई, इस संधि के तहत ये सिखों ने अंग्रेजों के साथ संधि किया। ठीक है, अब 2 दिन के बाद, 9 मार्च को हुई, 2 दिन बाद 11 मार्च 1846 को अंग्रेजों से एक पुनः पूरक सबऑर्डिनेट ट्रीटी हुई, एक पूरक संधि हुई। अंग्रेजों के साथ एक पूरक संधि हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया, क्योंकि ये जो लाल सिंह है विश्वासघाती था, लाल सिंह ने, सुनेंगे, 11 मार्च 1846 को एक पूरक संधि हुई जिसमें लाल सिंह ने अंग्रेजों से अनुरोध किया। विश्वासघाती तो पहले से ही था। अंग्रेजों से अनुरोध किया कि अंग्रेजी सेना लाहौर में बनी रहे, लाहौर में बनी रहे। क्यों? और जब तक अंग्रेजी सेना लाहौर में बनी रही, वो सारा खर्चा, सेना का सारा खर्चा सिख साम्राज्य को या सिखों को देना था। परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन तक तो ये चला, लेकिन हेनरी लॉरेंस, जिसकी नियुक्ति हुई थी, यही आपने पढ़ा, हेनरी लॉरेंस, इसने क्या किया कि दरबार में अनावश्यक हस्तक्षेप, बहुत ध्यान से देखें, दरबार में अनावश्यक हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया।
वो उसकी तो नियुक्ति इसीलिए अंग्रेजों ने किया ही था कि जो इनके शत्रु हैं उनको पकड़ा जाए और इन दोनों को आपस में लड़ाया जाए, ताकि उनमें से कोई एक हमारे साथ आएगा तो फिर हम आक्रमण करेंगे। तो हेनरी लॉरेंस के अनावश्यक हस्तक्षेप से रानी जिंदन ये परेशान हुई और इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखिए ये सब चीज़ें, अगली बातें ही सेकेंड एंग्लो सिख वार की पृष्ठभूमि बन रही हैं। यहाँ तक संधि हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तैयार ये हो रही कि हेनरी लॉरेंस ने क्या किया, वो दरबार में अनावश्यक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और ये रानी जिंदन को पसंद नहीं आया। ठीक है, अतः इसके अलावा जो अंग्रेजों ने 1 करोड़ लेकर के ध्यान सिंह नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लेंगे गुलाब सिंह, लेकिन मिसप्रिंट हो गया था, गुलाब सिंह। आगे 1 करोड़ लेकर जो गुलाब सिंह को बेच दिया गया था, गुलाब सिंह को जो कश्मीर बेचा गया था, इससे सिख नाराज हो गए। अतः लाल सिंह ने अब जिस उद्देश्य से रानी जिंदन और लाल सिंह ने पहले आंग्ल सिख वार में इस सोच को था कि हम ये युद्ध होगा, इसके बाद अंग्रेज यहाँ से हट जाएंगे और हम अपना शासन कार्य करेंगे और सेना का मान मर्दन हो जाएगा, लेकिन ये सोच तो थी नहीं, अंग्रेज वहाँ पर रुके हुए हैं। अब लाल सिंह जब कश्मीर को अंग्रेजों ने बेच दिया था गुलाब सिंह को, तो यह सिखों को के अस्मिता को लेकर बड़ा अजीब लगा। अतः लाल सिंह के नेतृत्व में लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह का दमन कर दिया गया और फिर अब सिखों का दमन कर दिया गया और इस दमन के बाद भैरवाल की संधि हुई। ठीक है, तो ये क्रम पूछ देता है, टीजीटी के परीक्षाओं में ये क्रम पूछ देता है, लाहौर की संधि, भैरवाल की संधि, अमृतसर की संधि, तो ये क्रम पूछ देता है। ये टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सन पूछ देता है कि ये इसका आप एक तरफ दे देगा, लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि, भैरवाल की संधि, ये आपको दे देगा। ठीक है, तो इसमें मिलाने के लिए देगा, इसको आप क्रम मिलाइए, तो ऐसे ही कर देता है। तो भैरवाल की संधि ये देख लीजिए, भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि की शर्तें क्या थी, देखिए अंग्रेजों ने संधि की शर्तों कैसे थोपा, ये देखिए। जिंदन का संरक्षिता, मतलब जो दलीप सिंह की संस्था के रूप में शासन कर रही थी, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और समाप्त कर दिया गया और 1.5 लाख रुपए वार्षिक, 1.5 लाख रुपए वार्षिक, 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई। बात समझिए, मतलब दलीप सिंह की जो अब तक रानी जिंदन संरक्षक के रूप में शासन कर रही थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया। और ये समाप्त, इस समय जो गवर्नर बनकर आया है वो देखें, जो ऑलरेडी बड़ा साम्राज्यवादी था, ये देखिए इस समय जो गवर्नर बनकर आया है और वो है लॉर्ड डलहौजी। इस समय जो गवर्नर बनकर आया है और उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यही रहेगा, इसलिए इस दिमाग पर ध्यान। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जिंदन की संरक्षित्व को समाप्त कर दिया गया और 1.5 लाख पेंशन पर वार्षिक पेंशन दे दिया गया। 8 अंग्रेजों की एक परिषद बनाई गई
8 सिखों की 8 सिखों की शासन करने के लिए 8 सिखों की एक परिषद बनाई गई, जिसका अध्यक्ष एक अंग्रेज रेजिडेंट होता था, ठीक है। आगे चलें। आगे अब हम ये विद्रोह के कारण बने, परिणाम ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि जो तैयार हुई थी, और ये हो गया आंग्ल सिख, बल्कि आप कर लेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ देखिए बड़ी मज़ेदार बात, लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उसने क्या किया कि रानी जिंदन के साथ, इस समय गवर्नर कौन अंग्रेजों का, लॉर्ड डलहौजी, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जो रानी जिंदन को 1.5 लाख वार्षिक पेंशन मिलती थी, ये देखिए 1.5 लाख वार्षिक पेंशन मिलती थी, उसको कम करके 48,000 रुपये वार्षिक कर दिया, वार्षिक पेंशन। मतलब वह पेंशन जो 1.5 लाख मिलती थी उसको कम करके 48,000 वार्षिक कर दिया गया, ठीक है। आगे, और उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। नंबर 2, रानी जिंदन, वही चीज़ है कि अगर आप किसी के गिरने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए बहुत बड़े खाई तैयार करता है। आप इतिहासकार में इन राजाओं ने सीख नहीं लिया। जैसे मीर जाफर ने सजुद्दौला के साथ विद्रोह किया तो परिणाम ये हुआ कि उसको गद्दी से हटाकर मीर कासिम गद्दी पर बैठा हो। वैसे ही जिस तरह से जिंदन की महत्वाकांक्षा थी और सिख सेना का मान मर्दन करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से अब इनके साथ देखिए क्या हो रहा है। इनके वेतन पेंशन घटाकर कितना कर दिया गया। रानी जिंदन के जो आभूषण थे, आभूषण छीन लिए गए और इनको लाहौर से हटाकर शेखपुरा नामक स्थान पर भेज दिया गया। शेखपुरा नामक स्थान पर, लाहौर से हटाकर इनको शेखपुरा नामक स्थान पर भेज दिया गया, ठीक। और परिणाम ये हुआ कि सिखों ने इस चीज़ को नागवार लगा कि उनकी रानी के साथ अंग्रेज़ों का ये दुर्व्यवहार हो रहा है। परिणाम ये हुआ कि सिखों ने विद्रोह कर दिया। अब सिखों ने विद्रोह कर दिया तो विद्रोह और डलहौजी तो इसी ताक में बैठा था। परिणाम ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें 3 युद्ध हुए। रामनगर, पहला युद्ध रामनगर में हुआ 22 नवंबर 1848। रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। और रामनगर का युद्ध हो गया, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध ये था आपका 21 फरवरी 1849। अब यहाँ देखिए, इसकी बात करते हैं। ऊपर के जो 2 युद्ध हुए, इन युद्धों में अंग्रेजों को निर्णायक सफलता नहीं मिली। इन युद्धों में अंग्रेजों को निर्णायक सफलता नहीं मिली। लेकिन जो गुजरात का युद्ध था, मैं यहाँ इसको फिर कॉल कर लेता हूँ। जो गुजरात का युद्ध था, सन है आपका 21 फरवरी 1849। जो गुजरात का युद्ध था, इसमें जो अंग्रेजों का कमांडर था
कमांडर था वह था नेपियर, काफ़ी योग्य था और उसने गुजरात के युद्ध में सिखों को बुरी तरह पराजित किया और इस प्रकार से सिखों का मतलब एक तरह से जो अपना साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। 29 मार्च 1849 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया। सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दिया और राजा दलीप को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आप आगे लिख लेंगे, राजा दलीप को शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेज दिया गया। राजा दलीप को शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेज दिया गया और उससे राजा, अगली बात लिख लेंगे, सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। राजा दलीप को लंदन भेज दिया गया। दलीप से कोहिनूर हीरा राजा, आप लिख लेंगे, राजा दलीप से कोहिनूर हीरा ले लिया गया और उसे लेकर के महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। ठीक है, आगे लिख लेंगे, वहाँ लंदन में दलीप सिंह ने ईसाई धर्म अपना लिया। दलीप सिंह ने, सब बातें इंपॉर्टेंट है, ईसाई धर्म अपना लिया। लंदन में दलीप सिंह ने ईसाई धर्म अपना लिया। अब पंजाब की व्यवस्था 3 रेजिडेंट के अधीन कर दी गई। पंजाब की व्यवस्था या पंजाब की शासन व्यवस्था 3 रेजिडेंट के अधीन कर दी गई। 3 रेजिडेंट के अधीन कर दी गई। पहला खुदा है हेनरी लॉरेंस, दूसरा जॉन लॉरेंस, और तीसरा था मैसन। ये हेनरी लॉरेंस ये प्रशासनिक व्यवस्था देखता था। जॉन लॉरेंस ये भू राजस्व व्यवस्था देखता था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, जॉन लॉरेंस भू राजस्व व्यवस्था देखता था और मैसन इसको न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय हुई और सिख साम्राज्य को डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार सिखों को, जो मैंने गुरु नानक से प्रारंभ किया था और बंदा बहादुर होते हुए, रणजीत सिंह होते हुए और ये अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हो गया। तो स्वतंत्र राज्यों जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, स्वतंत्र राज्यों का उदय, उसमें हमने बंगाल पढ़ लिया, मैसूर पढ़ लिया, सिखों को पढ़ लिया, फिर इसके अलावा राजपूताने पढ़ लिए, रुहेले और बंगस पठानों को पढ़ लिया, जो स्वतंत्र हुए थे, हैदराबाद को पढ़ लिया, कर्नाटका को पढ़ लिया, अवध को पढ़ लिया। सबकी वीडियो आपको मिल गई है, आप उसको बराबर देखते रहिए और उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, एक बार पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, देखने के बाद फिर कॉपी पहले तो देखिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि अच्छा इसके टॉपिक के बारे में ये है। क्योंकि मैंने फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास किया है, ताकि आप जहाँ चीज़ रटने की है वहाँ रट लें, जहाँ समझने की है अच्छा ये ऐसे हुआ था इसको समझ लें। क्योंकि इतिहास में क्यों, कहाँ, इस पर हमेशा ध्यान, क्यों हुआ, कहाँ हुआ,
कैसे हुआ, इन पर प्रश्न हमेशा दिमाग में बने। जब इतिहास पढ़ें आप तो सन को लेकर ना सोचें, आपके दिमाग में बने कि क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। ऐसे दिमाग में अगर प्रश्न बनेगा तो इतिहास सबसे आसान होगा, पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको इतिहास बोरिंग ना हो और आप पूरा इंटरेस्ट से पढ़ें, और उसको मैं आज के समाज से जोड़ कर भी बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आप परिस्थितियों का स्वयं इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें। तो अगली क्लास जो हमारी दोस्तों होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, और वो हम पढ़ेंगे मराठा। हालांकि मराठा एंग्लो मराठा वार पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर मराठा साम्राज्य पढ़ाना है तो मैं शिवाजी से प्रारंभ करूँगा। शिवाजी से लेकर के शिवाजी पढ़ेंगे, फिर पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेशवाओं के बाद फिर आंग्ल मराठा वार पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो हमारी मराठा पर होगी। तो आपका दोस्त आपसे निवेदन करता है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है वही यूनिक एकेडमी अश्वनी राय। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।